हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय हिंदी है, कक्षा 8, पाठ है भगवान के डाकिए और कार्यपत्र के 18 और तिथि है 21/9/2021। ठीक है, तो आज की हमारी वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर रचित भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कविता को पढ़ते हैं और इसकी पंक्तियों को पढ़ते हैं, मतलब, और यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं कि क्या यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है पूरा रीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह अंक आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरकता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब इसी के बारे में, इसकी पंक्तियों के बारे में देखते हैं कि यहाँ मतलब क्या था इन पंक्तियों का। तो यहाँ जो है दिनकर जी कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। इन संवेदन वाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबोहवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपरिचित शब्द है तो इन्हें देखते हैं। तो डाकिया मतलब संदेश वाहक और सौरभ मतलब महक सुगंध और खुशबू। ठीक है, तो इनके मतलब है। ठीक है, अब है पहला प्रश्न है, निम्न में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पक्षी का? खग तो है, ये भी दोनों सेम ही है, खग भी है विहग भी है बट नाग नहीं है। ये किसका? सर्प का पर्यायवाची है, नाग नहीं होगा। तो ठीक है, ये तीन है बट नाग नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर घ राइट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द साट कर लिखिए। तो सुगंध का मतलब विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, उल्टा लिखना है। तो महक तो क्या हुआ? सुगंध जैसा ही हुआ। ठीक है, सुगंध महक एक ही बात हुई। सुगंध का सौरभ भी एक ही बात हुई, खुशबू भी एक ही बात, बट दुर्गंध क्या है? दुर्गंध अलग हुई। ठीक है, सुगंध का उल्टा दुर्गंध, जिसमें से मतलब अच्छी स्मेल नहीं आती। ठीक है, तो इसका भी घ आंसर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो थर्ड प्रश्न, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड गतिविधि हम आगे देखेंगे, इसी वर्कशीट के साथ हम यहाँ देखेंगे। तो प्रश्न नंबर तीन है, भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती? तो उत्तर है बादल और पक्षी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है, पंक्ति का भाव लिखिए। तो उत्तर है, एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देश में हवा व पक्षियों द्वारा पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश का भाप बना जल बादलों द्वारा दूसरे देश में बरसता है। अब लास्ट है गतिविधि, तो इसे रीड करते हैं।
तो गतिविधि है, उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो उत्तर है पक्षी तथा बादल भगवान के डाकिये हैं जो विश्व बंधुत्व, एकता व आपसी सहयोग की चिट्ठियां बांटते हैं। उनके द्वारा ईश्वर से लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देश में हवा व पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश का भाप बना जल बादलों द्वारा दूसरे देश में बरसता है। तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।